नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के बड़े भारी वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की संख्या तो कम ही नहीं हो रही है। लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत जल्दी उनको प्रधानमंत्री बनना है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बनने से मतलब जो विदेशी शक्तियों के आधार पर वो मुख्यमंत्री बन गए एक छोटे से राज्य का जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं, वो 140 करोड़ के ऊपर बैठना चाहते हैं। पंजाब में हमने सबने देखा कि पंजाब में किस प्रकार से खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हुए उन्होंने सरकार बना ली। हालांकि उनकी सारी हरकतें पकड़ में आती जा रही हैं। सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम जनसंघ हुआ करता था, सन 1951 में बनी थी। सन 1951-52 में बनी हुई पार्टी 2014 में अपनी फुल फ्लैश सरकार बना पाती है। इतना लंबा समय, लंबा संघर्ष, उसके बाद अभी पूरे देश में उनका इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाया, उनका स्ट्रक्चर तैयार हो पाया। कांग्रेस जो कि एक आंदोलन था, अंग्रेजी सपोर्ट से 1885 में खड़ा हुआ था। 60 साल उसको अंग्रेज़ों ने पोषा, इसलिए 47 में उनको सत्ता ट्रांसफ़र कर गए थे अंग्रेज़, इसलिए वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सफल हो पाए। बाकी देश की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो पैन इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए और कर पाई होगी कि 1925 से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब देश में अपना विस्तार करते हुए देश की सेवा में लगा हुआ है और उनके ही एक पॉलिटिकल अपब्रिंग के रूप में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि सारे स्वायत्त संगठन हैं अनुषांगिक, लेकिन फिर भी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना किसी लोभ लालच और निश्रय भाव से, चूँकि वो निश्रय भाव से लगते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए बिना ये सोचे कि उनको क्या लाभ होगा काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना लंबा समय लगा। आप सोचो 1977 में पहली बार मिलीजुली सरकार बना पाए। 1998 में पहली बार कई पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को इकट्ठा करके सही से सरकार चला पाए पूरी, और 2014 में फुल फ्लैश सरकार बनाने में सफल हुए। इतना लंबा समय लगा सिस्टम में आने। और केजरीवाल अभी खड़े हुए और उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। युग ऐसा आ गया है कि परचेज करना पड़ेगा, सुविधाएं गेन करनी पड़ेंगी, लोग अपनी स्वेच्छा से जुड़ें, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये इस बात पे दी जाती है कि पैसे देकर जोड़ लिया जाए। ये जब बहुत अति महत्वाकांक्षा हो जाती है तो लोभ दिमाग में आ जाता है, लालच दिमाग में आ जाता है, और जैसे ही लोभ और लालच दिमाग में आया वैसे ही बेईमानी होना स्वाभाविक है, और उसके लिए अतिवादिता की किसी भी सीमा को पार करने को व्यक्ति तैयार रहता है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। अभी शराब घोटाला और कई एक तो हम जान ही रहे होंगे, अभी 2 नए लेटेस्ट चीज़ें सामने आई जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी सोचना पड़ा कि भाई क्या करें, इनका क्या सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, दिल्ली में बांट बूट कर फ्री वाली सरकार बना ही रहे हैं और सरकार तो बनी रही है, चुनकर तो आ ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। हालांकि पार्टी के संयोजक होने के नाते उनके खिलाफ ईडी लगातार उनसे पूछताछ करने को तैयार है और पूछताछ करने के लिए उनको बुला रही है, वो आ नहीं रहे। उनको लगता था कि वो साइनिंग अथॉरिटी तो है नहीं, चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से आते हैं, चूँकि वो आईआरएस फील्ड से आते हैं, अधिकारी मतलब कर्मचारी देश के रहे हैं, इसलिए उनको ये भी मालूम है कि फंसेगा कौन। इसलिए फंसने के लिए मनीष सिसोदिया हैं, फंसने के लिए सत्येंद्र जैन हैं, फंसने के लिए आतिशी अभी सामने आने वाली हैं, फंसने वाले बहुत सारे लोग हैं। संजय सिंह जैसे लोग हैं जो साइनिंग अथॉरिटी पे दस्तखत कर करके फंस गए। अरविंद केजरीवाल ने कोई दस्तखत ही नहीं किया। लेकिन जब ईडी ने ये बता दिया कि नहीं, इनका पैसा तो इन्होंने चुनाव में खर्च कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया। पार्टी पर अगर खर्च हुआ है तो पार्टी को भी पार्टी बनाना चाहिए। अब पार्टी को पार्टी बना दिया तो फिर अरविंद केजरीवाल उसके संयोजक थे, इसलिए संयोजक के नाते वो फंस चक्कर में आ गए। जा नहीं रहे हैं, समय नज़दीक है। लेकिन 2 बड़े घोटाले जो सामने आए, वो पहले मैं एक चीफ जस्टिस वाले बताने से पहले कि चीफ जस्टिस ने क्या किया, बड़ा आतुर पॉइंट है, वो बड़ा वैलिड पॉइंट है। चीफ जस्टिस की अदालत में, 3 जजों की अदालत में जो हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इनको सबको एक साथ इकट्ठा बैठने के लिए आदेश कर दिया है कि इनको सबको इकट्ठा बैठकर तय करो कि कौन है इसमें गड़बड़, तो वो अभी चर्चा करेंगे।
ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल के इन्हीं कारनामों की वजह से लगातार उनके अधिकारी जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, चूँकि साइनिंग अथॉरिटी सरकारी कर्मचारी होता है, इसलिए सरकारी कर्मचारी लगातार कोर्ट के सिस्टम में आते जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी उनका विरोध भी करते हैं तो फिर वो मुख्य सचिव की मारपीट भी कर देते हैं। वो सरकारी कर्मचारी उनको सही करने के लिए कुछ कहते होंगे तो फिर उनके खिलाफ मोर्चे भी खोल देते हैं, सही से रहो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तमाम तरह की कार्रवाइयों करने के लिए लिखापढ़ी भी कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी उनका वेतनभोगी है तो वो उनका नौकर है, और जो वो कहें वो करे, चाहे सिस्टम अलाउ कर रहा हो ना कर रहा हो। चूँकि अगर वो करेंगे तो खुद फंस रहे हैं, इस मामले में वो खुद ही फंस गए। चीफ जस्टिस ने इन सबको नोटिस कर दिया। अभी दिल्ली जल बोर्ड, जिसका वो कहते हैं मैं फ्री बिजली फ्री पानी, दिल्ली जल बोर्ड में 160 करोड़ रुपया कहाँ चला गया पता नहीं लग रहा। 160 करोड़ रुपया कहाँ गया ये पता ही नहीं लगा। अब देखिए क्या है, 2019, 2020, 2021-22 में मुख्यमंत्री सीवर सफाई योजना शुरू करेगी। मतलब सीवर सफाई भी मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री सीवर सिंचाई योजना। चलिए भाई ठीक है। किसी कार्यकर्ता ने 2021 में एक आरटीआई डाल दी कि भाई 2019-20 में क्या एलोकेशन आया, तो उन्होंने कहा कि भाई राज्य सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए हमको मिले हैं। 2000 कब की बात है ये, 2021 की बात। मतलब जब योजना एक साल पूरा हो गया तो अगले साल की 2021-22 की जब चल रही थी तब पूछा गया कि भाई पिछले साल क्या आया, तो आरटीआई में जवाब आया कि 5 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार से आया। चलिए भाई ठीक है। फिर इसके बाद ये फरवरी मार्च 2021 की बात है, और फिर इसके बाद दिसंबर 2021 में तो उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई फंड आया, कोई फंड नहीं आया। फिर 2023-24 में फिर से पूछा गया, और अब की बार पूछा गया कि 2019-20, 2020-21 में कितना एलोकेशन हुआ और क्या मुख्यमंत्री सीवर सफाई हुई दिल्ली में। तो जवाब आया कि 2019-20 में 50 करोड़ रुपया मिला। मतलब पहले इसी आरटीआई में 5 करोड़ रुपया बताया गया, फिर बाद में 2023-24 में उसको 50 करोड़ रुपया बताया गया। 5 करोड़ में एक बिंदी कैसे बढ़ गई पता नहीं। इसके अलावा ये कहा गया कि 2021-22 में, इस 2020-21 में इस योजना में पैसा खर्च हुआ 110 करोड़, 50 करोड़ और 110 करोड़, 160 करोड़। और फाइनली जब दिसंबर 2023 में पूछा गया तो बता दिया हमारे पास कोई पैसे का डेटा नहीं है, कोई पैसा नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 160 करोड़ बार बार आरटीआई, जो 3 आरटीआई अलग अलग पड़ी, एक में 5 करोड़, फिर उसके बाद उसी का 50 करोड़, फिर एक में 150 करोड़, 110 करोड़, और फिर उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। हमारे पास कोई सूचना नहीं कोई पैसा आया। यानी कि अधिकारी बदलता गया, आरटीआई का जवाब देने वाले लोग बदलते गए, तो उत्तर भी बदलते चले गए। क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई होगी, सीपीआईओ दूसरा बैठ गया जल बोर्ड में, तो जितने बार सीपीआईओ नया बैठा होगा उतने बार उसने नया जवाब दिया। यानी कि दिल्ली जल बोर्ड का मंत्रालय उसको सेट करके जवाब दिलवा रहा था। और पैसा और सफाई का मामला तो ऐसा आता है कि भाई उसमें से कचरा निकल गया, बात खत्म, कोई एविडेंस तो होता नहीं है। भाई हमने कर्मचारी लगाए, वो नीचे उतरे, सीवर में से सामान निकाला, बाहर फेंक दिया, ढक्कन बंद कर दिया, बारिश आई, उड़ के साफ फिर उसी में मिल गया, क्या करें। ये सीवर सफाई की परियोजना है। तो 160 करोड़ का चक्कर फंस गया है कि 160 करोड़ कहाँ चले गए। एक ही आदमी की 3 आरटीआई में अलग अलग जवाब एक ही डिपार्टमेंट से, तो 160 करोड़ पूरा गायब हो गया, गबन हो गया। अब कुछ पता नहीं कि वो है था कि नहीं था, कहाँ है, किस मदद में गया, किसने लौट किया। लेकिन पहले 5 करोड़ बताया गया, फिर उसी का 50 करोड़ बताया गया, फिर 110 करोड़ बताया गया। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि जिस समय अभी चंचूड़ साहब की अदालत में आ गया, यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 जजों की बेंच बैठी हुई थी। 3 जजों की बेंच में दिल्ली हाई कोर्ट के विस्तार पर चर्चा चल रही थी कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट की जो ज़मीनें हैं उन पर नए विस्तार की आवश्यकता है। हम सब जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी अभी कह ही गए थे कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग के अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा बढ़ा रहे हैं। हम जो ई कोर्ट की बात आती है उसमें 4 गुना पैसा बढ़ा दिया। ये सब हमने जाना देखा है कि जो 28 जनवरी को कार्यक्रम हुआ उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बोल गए।
अब भाई जब ये बन रहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट भी बनेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चूंकि हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी कोर्टों का मालिक होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में एक बात आई, और बात ये आई कि भाई हाई कोर्ट की बिल्डिंग का विस्तार करना है, हाई कोर्ट के चैम्बर्स का विस्तार करना है, हाई कोर्ट का विस्तार करना है, तो जगह कहाँ है। अब इस मामले को लेकर एक न्याय मित्र, जिसको एमिकस क्यूरे कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी कि 3 जजों की बेंच ने एक एमिकस क्यूरे अपॉइंट कर दिया था और कहा था कि आप पता करके बताओ कि आखिर क्या करना है। इस बात को लेकर एमिकस क्यूरी ने जब ढूंढना शुरू किया, जवाब मांगने शुरू किए, जगह देखनी शुरू करी, दिल्ली हाईकोर्ट से पूछना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि जो राउस एवेन्यू की जगह है, यानी कि जो दिल्ली हाईकोर्ट की जगह है, वो जगह अब उस जगह पर अब कार्यालय बना हुआ है। अब किसका कार्यालय बना हुआ है? तो उन्होंने कहा साहब पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कार्यालय बना हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी ने जगह, दिल्ली हाईकोर्ट की जगह को कब्जा करके रखा राउस एवेन्यू में। बात आगे बढ़ी। बात आगे बढ़ने पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो अतिक्रमण है, दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय, मतलब आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन अलॉट कर दी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की जगह अपनी ही पार्टी, यानी सत्तारूढ़ पार्टी को अलॉट कर दी कि यहां पर बढ़िया भव्य कार्यालय बनेगा राउस एवेन्यू में। चीफ जस्टिस का भी माथा बिल्कुल एकदम ठनक गया होगा, ये क्या क्या बला है, ये क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता भाई, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। हाईकोर्ट को इस जमीन पर बिना कब्जे वाला दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसका क्या उपयोग करेगा ये हाईकोर्ट तय करेगा। ये भूमि हाईकोर्ट और जनता के लिए है, हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी, तो फिर ये ज़मीन पर जो हाईकोर्ट के लिए पहले से आवंटित है, हाईकोर्ट की ज़मीन है, हाईकोर्ट के नाम ट्रांसफ़र हो चुके, आम आदमी पार्टी की का कार्यालय कैसे बन गया। उन्होंने कहा कि सीजेआई ने आगे कहा आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील को चेतावनी दी, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनको चेतावनी दी, जमीन उच्च न्यायालय को वापस कर दी जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के वित्त सचिव, इन तीनों को एक साथ बैठक बुलाने के लिए कहा और इसमें निर्देश दिया, सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया कि भाई इस मामले में आप बैठकर तय करिए कि हाईकोर्ट का विस्तार कैसे, हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाईकोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारियां क्या क्या है, क्या करना है। इस बात को लेकर जब ये पीठ चल रही थी तो ऑनरेबल जस्टिस जेबी पार्टीवाला, जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे आगे से, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 3 जजों की अदालत थी। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, आदेश कर दिया कि तीनों मिलकर वित्त सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और मुख्य सचिव बैठकर तय कर लीजिए ये ज़मीनें कैसे खाली होंगी, क्या होगा। अब सोचिए कि मुख्य सचिव अगर आम आदमी पार्टी का कार्यालय खाली करवाने के लिए कहता है क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है, तो क्या होगा, मुख्य सचिव के खिलाफ ब्लंडर हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय तो राज्य सरकार के पास ही होता है, इसलिए पीडब्ल्यूडी का सचिव तो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पीडब्ल्यूडी का सचिव भी अगर कुछ कहेगा तो सवाल ये यहाँ पर खड़ा होगा कि वो तो एलजी के डायरेक्शन में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, ये तो गलत कर रहा है। और वित्त सचिव से अगर कहा जाए, वित्त सचिव अगर बात नहीं मानेगा तो भी यही सवाल खड़ा होगा कि वित्त सचिव जो है वो सब चूंकि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग उसकी इनके कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए एलजी के इशारे पर काम कर रहा। अगली राजनीति यही आने वाली है कि ये सारे सचिव एलजी के डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात गई उसमें पता लगा कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर कार्यालय बना रखा है। अब आम आदमी पार्टी वहाँ कोर्ट में तो कुछ बोल नहीं पाई, उनका वकील कोर्ट में कुछ नहीं बोल पाया, कोर्ट में उल्टा हड़काया गया। लेकिन साहब पब्लिक मीटिंग के धनी लोग हैं, तो पब्लिक मीटिंग कर डाली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमने कोई भी अतिक्रमण की भूमि नहीं ली है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, आम आदमी पार्टी का दृढ़तापूर्वक स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करना है। दिल्ली के राउस एवेन्यू में स्थित पार्टी की राजनीतिक मुख्यालय अतिक्रमण भूमि पर नहीं बनाया गया है, हम न्यायालय के समक्ष दस्तावेज दे देंगे, इसको अलॉट किया गया 1992 में, उन्होंने कहा 1992 में IAS अधिकारियों को अलॉट किया गया था, 3 मंत्रियों को आवंटित किया गया था, इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, हम अपने जवाब के साथ सभी वैध दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे।
जब इनका वकील खड़ा था तो कुछ नहीं बोला, वकील को हड़काया गया, धमकाया गया, कागज़ मांगे गए, कार्रवाई आज से नहीं चल रही, लंबे समय से चल रही है। तो वकील साहब तो मतलब आम आदमी पार्टी के वकील साहब तो कुछ वहाँ कह नहीं पाए, वकील साहब उल्टे हड़काए गए। और इधर आम आदमी पार्टी कोर्ट में जवाब देने की बजाय, चूँकि पता लग गया होगा कि भाई इसमें तो बड़ी जगहसाई हो जाएगी, तो कोर्ट में जवाब देने के बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम चीफ जस्टिस को कन्विंस कर लेंगे। आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी के इन रुख, इन कारनामों को कहाँ तक कौन ओबलाइज करे और कैसे ओबलाइज करे, कितना ओबलाइज करे, कैसे इसको सोचा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।